नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के पेपर से एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। आज के न्यूज़ से एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ज़ेनोबायोलॉजी। ज़ेनोबायोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मार्शलैंड ट्रैप पहले डिस्कस करेंगे, मार्शलैंड क्या होता है, ओके। उसके बाद जो सर क्रीक है ये कहाँ पे है, और इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी टू कमीशन आईएनएस एंड्रॉथ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अपने यही नेवल फोर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट जो अपना ब्लू वाटर पॉलिसी को और ज़्यादा एनहांस कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलीपींस पायनियर कोरल लार्वे, इसके बारे में बात करेंगे कि क्रायो बैंक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्रायो बैंक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रियोरिटी, यहाँ पे बात करेंगे अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं हुआ तो कैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, ओके। ब्रिटिश एंड इंडियन वॉरशिप्स बिगिन 4-day मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण। देखिए इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आर्मी है, मिलिट्रीज है, एयरफोर्स है, ये सब आपस में ट्रेनिंग करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इनका खुद का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका एडवांसमेंट हो सके, ओके। एडवांसमेंट के और तो उसको डिफेंस पर्सपेक्टिव से वॉर में कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से टाइप्स के एक्सरसाइज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। इंडिया डायरेक्शन टू डिजास्टर रेजिलियंस, अपने इंडिया में डिजास्टर के लिए क्या लॉ है और कौन कौन से जो डिजास्टर्स हैं इंडिया में वो डिजास्टर्स के लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वाइस एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल क्रूशियल फॉर इंडियाज कोर्ट। अब देखिए इंडिया में कोर्ट में जो बहुत से ये हो गए हैं, मतलब कोर्ट के ऊपर बहुत से केसेस पेंडिंग है, लगभग अगर अपने सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए उसमें हाई कोर्ट में इसमें बहुत से केसेस पेंडिंग है, ठीक है। तो उसको एडीआर कैसे एड्रेस कर सकता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से, ठीक है। ब्रिटिश एंड इंडियन वॉरशिप बिगिन 4-day मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण। अभी देखिए आज 6 अक्टूबर है, आज से ही एक्सरसाइज कोंकण 2025 का शुरू होगा, ठीक है। ऑन संडे कल से शुरू हुआ था, ओके। तो कल से इनका एक्सरसाइज शुरू हो गया। अब देखिए यूके और इंडिया ये लोग एक्सरसाइज कोंकण करेंगे, और एक्सरसाइज कोंकण में जो भी मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए जो इक्विपमेंट्स रेडी हुए हैं या रेडी किए गए हैं उनका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि अगर इन फ्यूचर कभी युद्ध होता है, वॉर होता है किसी कंट्रीज़ के साथ। अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंदूर का सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए बिना ट्रेनिंग का कोई भी आर्मी पर्सनल्स हो, कोई भी हो, बिना ट्रेनिंग का कोई भी ऑपरेशन या वॉर को इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। जिस आर्मी को ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है वो आर्मी उतना ही इम्पैक्टफुल होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है किसी भी युद्ध में। तो इसके लिए दुनिया भर में जितने भी हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, और अपना रशिया हो गया, चाइना, ये सब रेगुलर कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक है। अभी यूपीएससी 2015 में या 17 में भी, ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है, तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना के साथ करता है, चाइना के साथ मैरीटाइम प्रैक्टिस करता है, मैरीटाइम और आर्मी दोनों इसमें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इंडिया के आर्मी जाते हैं और वहाँ चाइनीस आर्मी आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। अभी यही देखिए, आपने गलवान क्लैश सुना होगा, गलवान क्लैश कब हुआ था, 2020 में, ठीक है। तो गलवान क्लैश में हुआ था, तो अगर हैंड इन हैंड वाला एक्सरसाइज कर रहे थे तो
और ये कब हुआ था हैंड इन हैंड, मतलब ये इनका चलता रहता है सालाना, 2 साल में, 3 साल में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज चाइना और इंडिया का चलता रहता है, ठीक है। तो गलवान क्लैश हुआ था और इंडिया नेपाल और इंडिया 1962 में इंडिया चाइना हुआ था, ये वॉर हुआ था, ओके, इंडिया चाइना वॉर। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। आपको अगर पता होगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का एक पार्ट था, ओके, तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चला था, ओके। तो ये हो गया। 1998 में कारगिल वॉर हुआ था। तो ये सब वॉर को अंजाम देने के लिए मिलिट्रीज टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करते रहते हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण अभी शुरू होने वाला है। और लास्ट टाइम 2023 में या फिर 2024 में शायद से पूछा था कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ करती है इंडिया। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता था। ऑप्शन में दिया हुआ था बांग्लादेश, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के साथ करती है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ करती है, ओके। सो ये आर्टिकल हो गया। अभी देखते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, क्योंकि लिस्ट में कुछ भी आ सकता है, लिस्ट में यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकता है, किसी भी कंट्रीज के साथ पूछ सकता है। तो देखते हैं, लिस्ट पूरा देखते हैं, ओके। मैंने कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं, ये देखते हैं। ये देखिए, जॉइंट एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी। देखिए, इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज अलग होता है, इंडियन अपना नेवल फोर्स का एक्सरसाइज अलग होता है, इंडियन एयर फोर्स का एक्सरसाइज अलग होता है। तो ये देखिए, खंजर किसके साथ करते हैं, खंजर करते हैं इंडिया और किर्गिस्तान के साथ, इंडिया और किर्गिस्तान। आपने किर्गिस्तान का मैप देखा होगा, जो अपना सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, ओके। सेंट्रल एशिया कंट्रीज, ये है सेंट्रल एशिया कंट्रीज, यहाँ पे ये है किर्गिस्तान, इसी के साथ खंजर यूज़ करते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आता, यहाँ पे दिखाया गया है। सेंट्रल एशिया में सिर्फ 5 कंट्रीज आते हैं। ये जो मैप है, मतलब जिसने भी बनाया है, ठीक है, तो अफगानिस्तान नहीं आता। सेंट्रल एशिया में कौन कौन आते हैं, ये 5 आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आते हैं सेंट्रल एशिया में, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं आता, ओके। सो नेक्स्ट, ऑस्ट्रा हिंद। अब इससे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, ऑस्ट्रा हिंद किसके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएसए। अभी 2024 में रिसेंटली युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है, 2024 में रिसेंट हुआ था, ओके। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। लामिते, ये सीचिल्स के साथ होता है। सीचिल्स यूपीएससी में पूछा गया कि सीचिल्स कहाँ पे है, कि मतलब पूछा गया था कि सीचिल्स कहाँ पे है अपने, क्या वो इंडियन ओशन में है, क्या वो अपना पैसिफिक ओशन में, ये पूछा गया था। तो सीचिल्स जो है, सीचिल्स एक कंट्री है अपना इंडियन ओशन में। अगर इंडियन ओशन का मैप अगर देखा जाए तो सीचिल्स यहाँ पे है, इसका एक्सरसाइज कौन सा है, लामिते है। ये रहा सीचिल्स, ये है सीचिल्स कंट्री, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया इसका कैपिटल है, ओके। वज्र प्रहार यूएसए। तो ये पूरा लिस्ट है, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। संप्रति बांग्लादेश के साथ होती है और एक्वेरिंग मालदीव्स के साथ होता है, ओके, मालदीव्स। और मैंने मित्र शक्ति बताया था ना, मित्र शक्ति ऑप्शन में है क्या, मित्र शक्ति ऑप्शन में नहीं है, बट मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो श्रीलंका के साथ होता है, ओके। तो ये ऑप्शन है, ये है अपना, ये आर्मी का हो गया, ये ऑसेंडेक्स, सी ड्रैगन, कोंकण, ये हो गया मैरीटाइम, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये हो गया अपना एयरफोर्स एक्सरसाइज, ओके। आप देख सकते हो, कोप इंडिया, जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया यूएसएएफ जापान, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब कोई कंट्री से देखने आती है कि इनके पास कौन से इक्विपमेंट्स हैं, क्या इन्हें भी बाद में लेना चाहिए, इसमें पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट, और ये सेम टू सेम मैंने यहाँ ये दूसरा लगा दिया है, ये अपना एयरफोर्स का है, एयरफोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये यूपीएससी में पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। स्टेट एग्जाम्स में तब पूछा जाता है जब रिसेंटली न्यूज़ में हो, ये जब रिसेंटली न्यूज़ में हो तब पूछा जाता है, ठीक है। आप इसका नोट्स बना सकते हो या फिर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए सूर्य किरण नेपाल, सूर्य किरण नेपाल, और एक और है मतलब धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन किसका होता है? धर्म गार्डियन जापान के साथ है, ओके। अब वो लिस्ट में दिया है कि नहीं, ये देखिए मित्र शक्ति मैंने बोला था श्रीलंका के साथ है। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया था कि मित्र शक्ति किसके साथ, और ऑप्शन में क्या था? बांग्लादेश था ऑप्शन में, ओके। तो यहाँ पे धर्म गार्डियन नहीं है, धर्म गार्डियन यहाँ पे नहीं है, ओके। तो एक्वेरियम डिस्कस कर लिया, मालदीव्स। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ करता है, मंगोलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें कि व्हाट इज ज़ेनोबायोलॉजी, ज़ेनोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। तो बात करेंगे गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। पहले ज़ेनोबायोलॉजी क्या, ये क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। आपको पता है एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड्स ह्यूमन लाइफ का, बैक्टीरिया का, ये सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, जैसे पहले क्या आया था? पहले अमीबा आया था, पहले फिश आया था, उसके बाद जैसे लेटर पीरियड्स आते गए, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक, ये वर्ल्ड, ट्रेसिक वर्ल्ड, अभी जो चल रहा है ये क्वाटरनरी फेज चल रहा है, होलोसिन, होलोसिन का क्वाटरनरी फेज चल रहा है, ओके। तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ? ये अर्थ पे हुआ है, ठीक है, ये अर्थ पे हुआ है, जिसे प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन के जो सीरीज चला हुआ है, इवोल्यूशन हुआ, डायनासोर आए, उसके बाद जो ह्यूमन इवोल्यूशन रेप्टाइल्स वगैरह जो ऐसे आए, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है होमो सेपियंस ह्यूमन चल रहा है। तो ऐसा क्या आउट ऑफ वर्ल्ड में कहीं है, मतलब पृथ्वी के बाहर कहीं है क्या? मार्स में ऐसा कहीं है? यही बताया कि ज़ेनोबायोलॉजी से पृथ्वी से बाहर सतह में ह्यूमन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन के बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हम ये स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है। जेनेटिक कोड्स चेंजेस कर सकते हैं, जेनेटिक कोड कैसे चेंज कर सकते हैं ये बताया गया है, ओके। डीएनए इंक्लूड्स एक्स्ट्रा लेटर्स, एटीसीजी, आपने अगर एटीसीजी पढ़ा हुआ है, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ये पढ़ा होगा आपने। तो ऐसे इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे ह्यूमन को स्पेस में रहने के लिए क्या क्या हो सकता है। आपने अगर मूवी देखा होगा एक मार्स मिशन देखा होगा, मार्स मूवी, मुझे मूवी का नाम एग्जैक्ट पता नहीं, बट मूवी में दिखाया गया है कि वो आदमी कैसे मार्स में सर्वाइव करता है और वहाँ पे आलू उगाता है, पोटैटो उगाता है। ये एक मूवी है, तो मुझे मूवी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ह्यूमन स्पेस में कैसे सर्वाइव कर सकता है, ओके। अभी इसी के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो देख रहे हो कि पेपर में, हिंदू न्यूज़पेपर में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि देखिए ये जो गोल्डीलॉक्स जोन है ये आपको मतलब अपना एनसीईआरटी या किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगा, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? सर्च ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, ये है क्या? रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस अवेलेबल, ये है क्या? द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है क्या? सर्च ऑफ मीटेरॉइड्स कंटामिनेट प्रीशियस मेटल, ये है क्या? तो इसका आंसर ये है, अर्थ लाइक प्लैनेट, मतलब गोल्डीलॉक्स जोन किसी भी एनवायरनमेंट ह्यूमन के रहने के लिए क्या वो एनवायरनमेंट सूटेबल है, ये बताया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज एडीआर? क्रूशियल फॉर इंडियाज कोर्ट, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, इसको रिड्रेसल ही बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसे बहुत से केसेस पेंडिंग हैं। लगभग अगर आपको बोला जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और इसमें आपको पता है मेजरली जो केसेस हैं, जो ट्रायल अभी तक हुए नहीं, आपको पता है जो अपने जो जेल हैं अभी इंडिया में, जितने भी जेल हैं, इसमें जितने भी जो कैदी लोग हैं उनके ऊपर ट्रायल हुआ ही नहीं है, उनके ऊपर
ट्रायल हुआ ही नहीं है। 70% पॉपुलेशन ऐसे हैं जेल में। ट्रायल हुआ नहीं मतलब उनके ऊपर कंप्लेन हुआ, पुलिस उनको पकड़ के लेके गए, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा भी तो हुआ नहीं है कि क्या तुम ये गिल्टी हो, क्या तुम कन्विक्ट हो, ये हुआ ही नहीं। बस उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 70% ऐसे हैं। और 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब में पेंडिंग है। मतलब अगर आपने आज कोई केस लॉन्च किया, ठीक है, अब हो सकता है 5 साल बाद ये आपका डेट आए, कभी भी आ सकता है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टेक्निक निकाला, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई छोटा कंप्लेन वगैरह है, जैसे छोटे छोटे कंप्लेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस ऐसे पेंडिंग है। अभी अगर एज पर डेटा, मतलब लास्ट ईयर मैंने डेटा देखा था, तो 87,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? 34 जज हैं टोटल। ओके, टोटल 34 जज हैं और एक CGI होता है। ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा कि CGI होता है, क्या होता है, कलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो अपना कलेजियम सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टोटल इतने केसेस पेंडिंग है। और हाई कोर्ट में, मतलब अपने इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है, टोटल 25। स्टेट कितने हैं? स्टेट 28 है, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट 25 है, ठीक है, हाई कोर्ट टोटल 25 है। इसमें बहुत से केसेस पेंडिंग है। अब देखिए, तो उसके लिए क्या निकाला गया? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में बहुत से प्रकार आते हैं। क्या क्या आते हैं? इसमें आता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है, मीडिएशन आता है, मीडिएशन आता है, मीडिएशन आता है, और एक अपना होता है लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत। अब देखिए, यूपीएससी आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यूपीएससी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोक अदालत कौन से एक्ट के अंदर है, लोक अदालत कौन से एक्ट के अंदर है, और इसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है, इसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है। क्या लोक अदालत मर्डर केसेस सॉल्व कर सकता है या उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है मर्डर केसेस? तो यूपीएससी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या लोक अदालत का ज्यूरिसडिक्शन है कि वो मर्डर केसेस को हैंडल कर सके। तो ये आंसर गलत है। लोक अदालत मर्डर केसेस को, ये मतलब उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, ये अपने लोक अदालत के ऊपर। तो देखिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इसमें क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक बाइंडिंग डिसीजन देता है, जो थर्ड पार्टी रहता है, जो लोकल कोर्ट रहता है ना, लोकल कोर्ट, वो बाइंडिंग डिसीजन दे देता है, ठीक है। अब देखिए, अभी कुछ कंप्लेन हुआ, झगड़ा हुआ, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, गांव में होता है ना, मोस्टली वीमेंस के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ये किसी भी वीमेंस के ऊपर, ठीक है, तो क्या उस डोमेस्टिक वायलेंस में वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अगर ऐसे ही चलते रहे तो डोमेस्टिक केसेस अपने इंडिया में रोज होते हैं, एवरी डे होता है, उसमें सेक्शन 498 वगैरह यूज़ हो जाता है। तो क्या सेक्शन 498 के लिए एवरीडे सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है? तो उसके लिए क्या होता है? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन हो गया, और ये दोनों आते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और मीडिएशन के लिए लास्ट ईयर, मीडिएशन के लिए 2023 में मीडिएशन बिल लेके आए, उसको पास किया लोकसभा राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया और मीडिएशन एक्ट बन गया। ओके, मीडिएशन में क्या होता है? कोई भी गांव में सरपंच वगैरह ये सब रहते हैं ना, तो उसी को ये मतलब अपने ऑफिशियल लेवल पे कोई भी जो जज रहता है, या फिर छोटा जज, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का जज, छोटा जज जिसको गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, वो जाके वहाँ पे मीडिएट कर देगा। ओके, वो जाके बोल देगा कि दोनों के बीच में मीडिएशन करवा देगा कि आप दोनों में झगड़ा हुआ, उसका कारण क्या है, ठीक है, ये सब करके मीडिएट करा देगा वो। तो ये आता है किसके अंदर? मीडिएशन एक्ट 2023 के अंदर। ये आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आता है, ठीक है। और जो लोक अदालत है, लोक अदालत लीगल सर्विस, लीगल सर्विस एक्ट 1987 के तहत आता है, ठीक है। ये चारों के अंदर मर्डर का जुरिसडिक्शन है नहीं। अभी यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी होता है, यूपीपीएससी
तो यूपीपीएससी में 2024 में पूछा गया था कि क्या ये मर्डर वाला सेम यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ओके, तो ये है अपना अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, अब इसको आप मेंस में क्या लिख सकते हो, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मतलब कुछ लोग प्रीलिम्स ऐसे भी पास कर लेते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस तुक्का लग गया तो बहुत से मेरे खुद के फ्रेंड्स पास हुए ऐसे, लेकिन सीसेट में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स पास करना किसी किसी के लिए आसान होता है, किसी किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मेंस पास करने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएट फॉर एग्रीड टर्म्स, ओके, फुल कंट्रोल, बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, पीस ऑफ माइंड, सेव टाइम। सेव टाइम से इसका मतलब ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन दे दिया जाता है। और हाँ, एक और चीज़, यूपीएससी मतलब बीपीएससी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि क्या लीगल सर्विस एक्ट में जो अपना लोक अदालत है, इसमें फीस कितना होता है। लोक अदालत में फीस कितना होता है, तो लोक अदालत में 0 फी होता है, लोक अदालत में फीस नहीं दिया जाता है। और आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन में समथिंग अराउंड 250 रुपये ये सब फीस होता है, ठीक है, ये सब फीस होता है। और अगर इन केस अगर कोई केसेस जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया हो, वहाँ पे फीस भरा हो और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस को कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन को ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो आपको यहाँ पे फीस नहीं लगेगा। ओके, ये है। सो नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज डायरेक्शन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, इट यूजेस साइंटिफिक एडवांसमेंट टू प्रायोरिटाइज नेचर बेस्ड सॉल्यूशन थ्रू पब्लिक फाइनेंस। अब देखिए, इस आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है ये कब आया। नेशनल डिजास्टर एक्ट ये आया 2005 में। अब इतना लेट क्यों आया? तो 2004 में अगर आपने सुना होगा, 2004 में इंडियन ओशन में बहुत बड़ा सुनामी आया था, बहुत बड़ा सुनामी आया था, ठीक है। तो उसलिए नेशनल डिजास्टर एक्ट लाना पड़ा। ओके, अभी स्टेट लेवल पे भी नेशनल ये अपना स्टेट डिजास्टर ये एक्ट होता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूपीएससी में कैसे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल को पढ़ना नहीं है, यूपीएससी में इसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो जानना है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड कर लोगे तो बेटर नहीं होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड अच्छा नहीं होता, क्योंकि एग्जाम्स में क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी में ऐसा पूछेगा कि कौन कौन से जो डिजास्टर्स हैं ये नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर आते हैं। ओके, ये नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या साइक्लोन आता है? साइक्लोन आता है, ऑफ कोर्स आता है, साइक्लोन आता है। क्या ड्रॉट आता है? ड्रॉट आता है, ड्रॉट भी आता है। ओके, सुनामी भी आता है, सुनामी भी आता है। तो यूपीएससी का सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या लाइटनिंग आता है, जो थंडरस्टॉर्म आता है, क्या लाइटनिंग आता है? तो लाइटनिंग नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर नहीं आता। बहुत से जो स्टेट है, अपना तेलंगाना है, वो सब मांग कर रहे हैं कि लाइटनिंग को भी ऐसा नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर आना चाहिए, लाइटनिंग को भी लाना चाहिए। लेकिन लाइटनिंग नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर है नहीं। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव हो गया। मेंस पर्सपेक्टिव आप इसको कैसे लिख सकते हो, मेंस के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, और इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो इंडिया में आप आए दिन देखते रहते हो कि डिजास्टर होता रहता है, ठीक है। अभी मैंने इसमें एक और नहीं, इसमें टोटल 13 है, ठीक है, 13 या 14 हो सकता है। फ्लड भी आता है। अभी आपने रिसेंटली अगर आप रोज़ अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो भी देखा होगा कि इंडिया में कितना हाई लेवल पे अभी जो डिजास्टर होते हैं, बारिश के कारण, फ्लड के कारण कितने लोग मरते हैं। आज ही का न्यूज़ है, न्यूज़ चेक कर लेते हैं। दार्जिलिंग में 23 लोगों की मौत हुई है लैंडस्लाइड की वजह से। डेड, लेकिन डेटा थोड़ा ये अपडेट हुआ है, 28 लोग की मौत, 28 से 23 लोग की मौत हो चुकी है दार्जिलिंग लैंडस्लाइड में। तो लैंडस्लाइड भी अपना नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड आपको मोस्टली
लैंडस्लाइड आपको मोस्टली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये है अपना इंडिया डायरेक्शन फॉर डिजास्टर। अब इंडिया इसके ऊपर कैसे काम कर सकता है? इंडिया में देखिए डिजास्टर के लिए फंड एलोकेशन जो अपना बजट में है ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसका जैसे डिफेंस के लिए होता है बहुत अच्छा खासा बजट ये होता है, ये एलोकेट होता है, लेकिन डिज़ास्टर के लिए उतने अच्छे फंड एलोकेट नहीं होते। इसको जो अलग मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री को उसके अंदर दिया जाता है, फंड को दिया जाता है, तो उसी के अंदर फंड को उपयोग करके जहाँ जहाँ डिज़ास्टर होता है, क्योंकि डिज़ास्टर कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए एड हॉक कमेटी बैठती है। एड हॉक कमेटी डिसीजन लेती है कि इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया जाए। ओके, एड हॉक कमेटी उसका डिसीजन लेती है। तो देखिए अभी इसको अपना मेंस के लिए कैसे लिख सकते हैं कि इंडिया क्या करना चाहिए, तो प्रॉपर फंड एलोकेशन करना चाहिए, फंड एलोकेशन, ठीक है, डिजास्टर के लिए। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, मॉक ड्रिल हमेशा होना चाहिए। मॉक ड्रिल मतलब जो लोग माउंटेन्स एरिया पे रहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। जो बॉर्डर एरिया में विलेज है ना, विलेज, उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं ताकि उस विलेजेस को एडवांस बनाया जा सके, वहाँ पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जो डिजास्टर को कंट्रोल कर सके, ठीक है, डिजास्टर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और उसका नाम है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना ये मतलब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। ओके, मॉक ड्रिल हो गया, और भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लिख सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप मेंस पर्सपेक्टिव में लिख सकते हो। और इंडिया को क्या करना चाहिए, बजट एलोकेशन में फंड को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस एंड्रॉथ ऑन October 6। आईएनएस एंड्रॉथ ये क्या है, एक शिप बिल्डिंग विद 80% इंडिजीनियस परस्यूट, ठीक है। ये अपना आईएनएस एंड्रॉथ। अब इसके पीछे बेसिक जानते हैं, आईएनएस एंड्रॉथ क्यों लाया, अपने इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिससे जो अपना नेवल फोर्स है जिसके लिए हम ब्लू वाटर पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी जिसमें हम अपना नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अभी आप जानते हो कि वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स है वो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, इंडिया चौथे नंबर पे आता है। चाइना के पास कितने, चाइना के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया के पास सिर्फ 2 हैं। अभी इंडिया 3rd प्लान कर रहा है, आईएनएस विशाल प्लान कर रहा है। तो इंडिया के पास कौन सा है, आईएनएस विक्रमादित्य। ओके, और जो लेटेस्ट हुआ है, इंडिजीनियस हुआ है, वो कौन हुआ है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। अभी सॉरी नॉट अरिहंत, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत। ओके, नेक्स्ट हो रहा है आईएनएस विशाल, आईएनएस विशाल नेक्स्ट होगा, और ये अपना आईएनएस विक्रांत से 3 टाइम्स बड़ा है। ओके, अब ये देखिए, ये है अपना इंडियन ओशन का मैप। अभी इंडिया को ये पूरा रीजन गार्ड करना है, वरना चाइना के देखिए, ये वाला रीजन है, यहाँ से चाइना के मेजरली ट्रेड जाता है, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं अपना गल्फ बोलते हैं ना, गल्फ ऑफ, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, इंडोनेशिया मैप, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसको बोलते हैं। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ
मलक्का। तो चाइना का 90% ऑफ ट्रेड जो है, जो ओशन से जाता है, ये यहीं से जाता है। और चाइना हर बार यहाँ पे हर बार अपने मिलिट्रीज भेजता रहता है यहाँ पे। तो इंडिया को ये एश्योर करना पड़ेगा कि ये जो रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन है, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के पास जो कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये होना चाहिए, डिस्ट्रॉयर्स होना चाहिए, फ्रिगेट्स होना चाहिए, ठीक है, फ्रिगेट्स होना चाहिए, कॉर्बेट्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रिगेट्स, कॉर्बेट्स, ये एयरक्राफ्ट में, जैसे मैंने आपको बताया बड़ा वाला, आपने ये न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया में जो एयरक्राफ्ट है, अभी रिसेंटली INS विक्रांत हुआ है। तो जहाँ पे एक इमेज देख लेते हैं, INS विक्रांत, ये रहा INS विक्रांत, ठीक है। यहाँ पे ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे मेजरली एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कल इंडिया को कहाँ पे अटैक करना होगा, चलिए यहाँ पे अटैक करना, ये मैडागास्कर का मैप है। यहाँ पे अगर इंडिया को अटैक करना हो, यहाँ से अगर इंडिया अपना एयरक्राफ्ट भेजेगा, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में लिमिटेड फ्यूल होते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे कुछ अटैक किया, ठीक है, अटैक करने में इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, ओके। तो इसलिए काम आता है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कि अगर किसी जो अपना एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में फ्यूल वगैरह ख़त्म हो गया या फिर कुछ डैमेज हो गया, तो यहाँ उतर के, मतलब यहाँ पे इंजीनियर, मैकेनिक्स ये सब रहते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो एयरक्राफ्ट इसलिए यूज़ होता है कि हम, अगर कल हमें चाइना पे अटैक करना हो, चाइना पे अटैक करना हो, तो वहाँ पर हम अपने एयरक्राफ्ट पहले भेजेंगे, जो अपना कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भेजेंगे, फिर एयरक्राफ्ट जाएगा उसमें। तो एयरक्राफ्ट इसलिए यूज़ होते हैं, ओके। तो अब देखिए, अब बात करते हैं एंड्रोथ के बारे में, ओके, कि क्या है एंड्रोथ। इट इज़ अ नेम एंड्रोथ आइलैंड। लक्षद्वीप में एक आइलैंड है एंड्रोथ, उसके ऊपर दिया है। आर्कीपेलागो का मतलब वही होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ओके। इट इज़ द सेकेंड 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर। ये वाला एग्जाम जो कि किसने बिल्ड किया, ये आपको यूपीएससी में नहीं पूछेगा, ये आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछेगा। जैसे कोई दरोगों का फॉर्म निकलता है, ये उन सब में पूछेगा, या फिर बीपीएससी में पूछेगा। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बीपीएससी में पूछेगा, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। यूपीएससी में इसका इंपॉर्टेंस पूछेगा, ओके। तो ये है रूल्स ऑफ इंडियन रजिस्टर, शिप बिल्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फीचर्स ऑफ INS एंड्रोथ क्या है, इसका फीचर्स देखिए, ठीक है। 77 मीटर्स लेंथ एंड इट्स लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप में सबसे लार्जेस्ट है। अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस शिप प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन, एक होता है डीजल इंजन और एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि न्यूक्लियर पावर और डीजल इंजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि व्हाट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, क्या एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। और हम फ्रांस से क्यों लेना चाहते हैं, फ्रांस ने अभी हमें देने से मना कर दिया है, क्या एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्मामेंट, इट इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट वेट टॉर्पेडोस, ठीक है। टॉर्पेडोस क्या होता है, टॉर्पेडोस के ऊपर देखिए, टॉर्पेडोस के ऊपर यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि उसने पूछा था अस्त्रधरणी, कि व्हाट इज अस्त्रधरणी, ठीक है, कि अस्त्रधरणी क्या है। तो अस्त्रधरणी एक टॉर्पेडो है। टॉर्पेडो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ डैमेज हो गया या हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और पानी के अंदर चला गया, तो उसका इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी टूटा हुआ हो तो उसको वापस कलेक्ट करने के लिए या फिर रिसर्च पर्सपेक्टिव से टॉर्पेडोस यूज़ होता है, ठीक है। टॉर्पेडोस इंडिजीनियस रॉकेट्स, एडवांस शैलो वाटर सोनार आपको पता है ना, जो डॉल्फिन्स को भगाने के लिए यूज़ होता है सोनार, ठीक है। इट एनेबल्स सबमरीन डिटेक्शन, एंगेजमेंट, लिटोरल जोन, ये सब मेंस में आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कितने प्रोजेक्ट्स हैं ताकि हम अपने जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। तो पहला आता है प्रोजेक्ट 15, फिर प्रोजेक्ट 15A,
प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15 में क्या है, ये दिल्ली क्लास है, ये है दिल्ली क्लास, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि कौन कौन से अलग अलग हमें सबमरीन्स बनाने होंगे, ठीक है, हमें सबमरीन्स बनाने होंगे कौन कौन से इसके अंदर। तो इसके लिए अलग बजट बनता है, इसके लिए अलग फंड एलोकेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ओके। तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है आईएनएस दिल्ली, इसमें आता है आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मुंबई, ओके, आईएनएस मुंबई, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मैसूर, ओके। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट 15A, ये है अपना कोलकाता क्लास, कोलकाता क्लास। अब इसके अंदर कौन कौन से जो सबमरीन्स आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, ओके। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट 15B, ये है विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम क्लास। अलग अलग नाम दिया जाता है कि इस क्लास में कौन कौन से सबमरीन्स आएंगे, ठीक है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम में एक अपना जो सेम नाम है विशाखापट्टनम, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस इम्फाल। इम्फाल कहाँ का कैपिटल है, कमेंट में बताओ इम्फाल कहाँ का कैपिटल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, मैंने इतना बता दिया, ओके। आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत, ठीक है, आईएनएस सूरत, ये आते हैं प्रोजेक्ट 15B में। तो ये सब इंडिया के प्रोग्राम्स हैं अपने नेवल फोर्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम ब्लू वाटर पॉलिसी को अंजाम दे सकें, ओके। तो ये हो गया अपना डिफेंस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, आज आर्टिकल थोड़ा कम है। मार्शलैंड ट्रैप और सर क्रीक पाकिस्तान एक्टिविटीज़, इंडिया मस्ट एड्रेस इट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान एक्टिविटी विथ केयर। अभी देखिए ये है सर क्रीक, ठीक है, और यहाँ पे आता है थाने क्रीक। क्रीक क्या होता है, क्रीक क्या होता है, मार्शलैंड क्या होता है, इस्चुरीज क्या होता है, ठीक है। ये सब जो अपना एनवायरनमेंट का जब टॉपिक लेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये अपना इस्चुरीज मार्शलैंड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे जो ये सर क्रीक है, ये किसके नाम पे दिया हुआ है, सर क्रीक, सर क्रीक ये दिया हुआ है सर रिचर्ड क्रीक के ऊपर, सर रिचर्ड क्रीक, ब्रिटिशर था, ठीक है, रिचर्ड क्रीक। आपको ये तो पता है कि इंडिया का बाउंड्री किसने डिज़ाइन किया था, 1947 में जब भारत पाकिस्तान से 1947 में जब भारत पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, तो किसने बाउंड्री डिज़ाइन किया था, सर रैडक्लिफ ने, ओके, सर रैडक्लिफ ने। इसीलिए इसको रैडक्लिफ बाउंड्री बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको रैडक्लिफ बाउंड्री बोला जाता है, ठीक है। ये है अपना रैडक्लिफ बाउंड्री। तो यही वाला जो एरिया है सर क्रीक, तो सर क्रीक वाला जो रीजन है ये मार्शलैंड है। मार्शलैंड क्या होता है, मार्शलैंड है जहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने सुंदरबन अगर सुना होगा जो वेस्ट बंगाल में है, तो जहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वो दलदल वाला रीजन पता है, दलदल वाला रीजन, तो उसी को मार्शलैंड बोला जाता है, मार्शलैंड इसी को बोला जाता है। यहाँ पे जो अपना जो इकोसिस्टम का सॉरी नॉट इकोसिस्टम इकोटोन, इकोटोन का जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा होती है, इकोटन का प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी मैंने आपको कल के ये लेक्चर में बताया था कि जो अपने पूरे वर्ल्ड में जो बायोस्फीयर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी है ये अलग अलग ये डिफाइन करता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कितनी किसका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। सेकंड आता है मार्शलैंड का, मार्शलैंड और मैंग्रोव का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यही वाला ये रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को बोल रहा है, पाकिस्तान रिसेंटली यहाँ पे मतलब अपने मिलिट्रीज वगैरह भेज के वो कुछ तो कर रहा है, तो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने उसको चेतावनी दी है कि ये जो रीजन है ये स्टेबल रीजन है, यहाँ पे कंसर्न पैदा करने की कोशिश मत करो,
बस यही चेतावनी दी है अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कि यहाँ पे कंसर्न पैदा करने की कोशिश मत करो, वरना अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरा ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए थाने क्रीक जो ये अपना सर क्रीक जो है ये न्यूज़ में है। ठीक है, कझार क्रीक, ये कोरी क्रीक, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा था, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन है रन ऑफ कच्छ वाला, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, रन ऑफ कच्छ। तो ये जस्ट ये न्यूज़ में था, जगह न्यूज़ में था इसीलिए, क्योंकि जगह के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लास्ट टाइम रन ऑफ कच्छ के ऊपर 2023 में पूछा था, कि रन ऑफ कच्छ के ऊपर 2023 में पूछा था। मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। रन ऑफ कच्छ, क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम्स है, प्रीलिम्स जो रहता है वो मेजरली पीवाईक्यू के ऊपर बेस रहता है। ठीक है, इसी में देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। Which of the following is the best example of repeated falls in the sea level giving rise to present day extensive marshland? अभी हमने क्या डिस्कस किया? मार्शलैंड के बारे में डिस्कस किया। मार्शलैंड क्या था? वही दलदल। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कौन सा है? भितरकनिका मैंग्रोव्स। भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट मराकनम सॉल्ट पॉन्ड्स कहाँ पे है? यहाँ पर तमिलनाडु में है। नौपाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। रन ऑफ कच्छ, ये है इसका आंसर। ओके, तो जगह के बारे में भी यूपीएससी पूछ लेता है, ये कच्छ वाला रीजन है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ओके, ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी। यहाँ पे हम डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। ये शायद से लास्ट आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे, मतलब देखिए ये इसको फोकस नहीं करना है, इस एडिटोरियल को फोकस नहीं करना है। इसके ऊपर जो मेंस पर, क्योंकि देखिए इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको मेंस पर्सपेक्टिव से सारे मैटर्स मिलेंगे। ठीक है, मेंस के लिए कि अपने इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो ये अपना एजुकेशन होता है, ये मोस्टली रोट लर्निंग हो रहा है, रोट लर्निंग हो रहा है। ठीक है, मतलब बच्चे रट्टा मारते हैं। जो एक डेटा आता है, डेटा कौन सा आता है वो डेटा बाद में चेक करके बताता हूँ। तो डेटा के अनुसार जो 8th और 10th स्टैंडर्ड जो क्रॉस कर लेते हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा रिपोर्ट आता है, ऐसा रिपोर्ट। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चे जो 8th और 10th के उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, बेसिक रीडिंग नहीं आती, बेसिक जो इंग्लिश रीडिंग होती है वो भी नहीं आता बहुत से बच्चों को। ठीक है, तो ये ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा है। आप अगर देख ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल एजुकेशन, ये प्रायोरिटी, तो जो अपने इंडिया में जो एजुकेशन है ये बेसिक, ये अपना एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं करा रही है कि जिसमें स्किल का एनहांसमेंट हो। क्योंकि जब स्किल का एनहांसमेंट नहीं होगा, जब स्किल का एनहांसमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी। तो देखिए उससे पहले भी एजुकेशन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, एजुकेशन में स्किल एजुकेशन देना पड़ेगा मेजरली। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि पीएचडी किए हुए बच्चे भी, पीएचडी या लॉयर एलएलबी किए हुए बच्चे भी मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, अनएम्प्लॉयड एज पर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है अपना, एनुअली आता है। ठीक है, इसमें बताया कि इंडिया में टोटल जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, मतलब डेटा अलग अलग वैरी किया आता है। ठीक है, डेटा कहीं पे अलग अलग वैरी करता है। तो यहाँ पे 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसका कारण ये है कि स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। ओके, स्किल नहीं है। बहुत से बच्चों के पास डिग्री है लेकिन अगर उन्हें कुछ बेसिक सवाल भी पूछो या फिर कंप्यूटर नॉलेज, ये सब बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी चल रहा है इंडिया में। अब देखिए, अभी इसको बेसिक यहाँ से देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है और डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या होता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बात करते हैं। देखिए अभी इंडिया में जो जितनी भी पॉपुलेशन है
65% से भी ज़्यादा, 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है। 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है। ओके, इसका मतलब ये कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री में आता है। ठीक है, जिसका एवरेज एज 28 है। इंडिया में आपको एवरेज एज 28 साल के मिलेंगे। यहीं आपको जापान में क्या मिलेंगे, जापान में आपको सेम टू सेम 48 के एवरेज एज मिल जाएंगे। मतलब जापान, मतलब वहाँ पे उसको बूढ़ों का देश बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, 65% से भी ज़्यादा, उनका एज 48 है। मतलब आप एवरेज देख रहे हो 48, इसके ऊपर कितना हो सकता है, किसी का एज 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन एवरेज 48 है। मतलब 48 से कम, बहुत कम लोगों का एज है। तो इंडिया अभी अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज में है, और ये कब तक रहेगा, ये 2065 तक रहेगा, 65 या 70 तक रहेगा, और अभी चल रहा है 2025। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतना साल है ताकि इंडिया को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेटर वर्ल्ड में। ओके, तो जब तक अगर आप स्टूडेंट्स को उनको स्किल प्रोवाइड नहीं कराओगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, तो जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसी भी कंट्री का एक फेस होता है, टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ यंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, और देश में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लेकिन उसके साथ इसको स्किल और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका बन जाएगा डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या है, बताइए। वो फेस है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अब अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो खुद से अर्न नहीं कर पाएंगे, खुद से अगर अर्न नहीं कर पाएंगे तो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर। फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमें पैसे दो। तो अभी जो मिल रहा है, अभी मैया सम्मान योजना पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये अपना मैया सम्मान योजना में पैसे मिलते हैं, और भी क्या मिलता है, गोगो दीदी योजना पे जो बात चल रहा था, ये सब जो मिल रहा है, और भी कितने सारे हैं, जैसे पीएम किसान है, पीएम किसान में बहुत लोग हैं। तो ये सब डिमांड करने लगेंगे। तो सरकार के पास पैसे थोड़ी ना कि हर समय सबको देते जाए, और जब पब्लिक खुद से पैसे कमाएगी नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, रोड कहाँ से बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनाएंगे। तो अगर स्किल और एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। और ऐसे कंट्रीज़ का एग्जांपल है पाकिस्तान, सेम एग्जांपल। वहाँ पे पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पे मदरसे में भेजा जा रहा है। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन जो कंट्रीज है वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट होता है। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, वहाँ पे स्किल के नाम, वहाँ पे स्किल दिया जाता है, इसलिए तो वो कंट्रीज आगे हैं और पाकिस्तान पीछे है। ठीक है, पाकिस्तान पीछे, वहाँ पे जैसे अपना यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, और भी बहरीन, कुवैत, यहाँ पे स्किल दिया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और स्किल एजुकेशन। यहाँ पे क्या है ना, साउथ कोरिया में एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास पास किया जा रहा है, ठीक है, उसने 10th क्लास पास किया, उसके साथ ही साथ उसको इंडस्ट्री में भेजा जाएगा ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके, स्किल सीख सके। ठीक है, उसको सिर्फ डिग्री नहीं देते, उसको स्किल भी देते हैं। इसीलिए जो अभी देख रहे हो सैमसंग की कंपनी कहाँ की है, अपने साउथ कोरिया की है। तो बहुत से ऐसे कंपनीज है। अभी साउथ कोरिया भी मतलब हाईली मॉडिफाइड कंट्री में आता है, बहुत ही डेवलप कंट्री में आता है। ओके, साउथ कोरिया। तो ये है अभी का न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है कि एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट पे स्किल एजुकेशन, अपना स्किल वाला एम्प्लॉयमेंट। ओके, ताकि जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ और एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। जब एम्प्लॉयमेंट इंडिया में होगा तभी जाके हम इंडिया एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन पाएगा, बन पाएगा। अभी आपने अगर जीडीपी का फॉर्मूला देखा होगा तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या है,
जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई प्लस G प्लस XM, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये कंजम्पशन इकोनॉमी, इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ जो इनकम आता है ये कंजम्पशन से आता है। कंजम्पशन मतलब वही जो इंडिया में जो इतने पॉपुलेशन है, ये जो दिवाली के टाइम पे ये मतलब जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, टीवी फ्रिज वगैरह जो सब लेते हो, अगर आपका एक टीवी फूट गया, ठीक है, आपने नया टीवी लिया, तो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा कि कंजम्पशन बढ़ा है। ये है इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ये गवर्नमेंट कितना ये इन्वेस्ट कर रहा है अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, ठीक है। और ये है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट वहाँ पे लिखा गया था कि 3.2% है, तो ये गलत है। वर्ल्ड में इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है ये 1.8% आता है। सोच रहे हो कितना कम है इंडिया का एक्सपोर्ट। यहीं चाइना का कितना है पता है, चाइना का 42% है एक्सपोर्ट। इसीलिए चाइना एज पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाइना मार्केट फॉर द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसको आप, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल पढ़ना ये इनफ नहीं है, आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये है आज का द हिंदू एनालिसिस, ठीक है। तो धन्यवाद।